Dear student, chapter number 14, session number 2. In the last session, we have studied about lot of things, and we were doing exercise 14.2. So now the remaining questions are question number 7, 8, and 9. Okay. You have tried. You have tried these 3 questions. Okay, very good. The value of pi up to 50 decimal places are given below. Value of pi up to 50 decimal places. मिलियंस तक होता है पाई के वैल्यू, मिलियंस पढ़ा है ना आप लोगों ने. इर्रेशनल नंबर है ये. नॉन रेकरिंग और क्या कहते हैं उसको, नॉन टर्मिनेटिंग. पाई की वैल्यू. अभी हमारे देश के जो रामानुजम थे ना, उन्होंने मिलियंस तक इसका कैलकुलेशन किया हुआ है. चलिए अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं. मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स. हाँ, ये 10 से लेके 9 तक 3 पॉइंट जो है, उसके बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसमें 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया. जरा बनाइए टेबल, बनाइए. यहां लिखिए डिजिट्स 0 से लेके 9 तक लिख दीजिए. उसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए. टेली मार्क्स यूज कीजिए कि 0 कितनी बार आया है, 2 बार आया. 1 कितनी बार आया है, 5 बार आया. 2 कितनी बार आया है. बनाइए चार्ट. बनाया. टोटल नंबर ऑफ जो ये डिजिट्स है वो 50 होने चाहिए, क्योंकि अपन ने डेसिमल के आगे से काउंट करना. 3 को मौत काउंट मत करना. 3.14 से शुरू करना. मान लीजिए 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है क्या, चेक करो कितनी बार आ रहा है 4. 1 2 3, वेर इज 4. यस, 4 टाइम्स आया है. ठीक है ना. ऐसे आप बनाइए डिजिट, बनाइए चार्ट, सारे बनाओ. बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपने को सीखने वाली बात है. अब क्या पूछ रहा है, सबसे ज्यादा कौन आया है भैया. मैक्सिमम टाइम, दिस इज 8, दिस इज 8. 9 and 3 आर मोर कॉमन, मोर रेकरिंग, एंड लीस्ट रेकरिंग इज 0. So the answer is most frequently occurring digit is 3 and 9, 8 times. Least frequently occurring digit is 0 for only 2 times. That is my answer for question number 7. कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follow. पूरे वीक में कितने आवर्स, कितने घंटे बच्चे टीवी देखते हैं, तो हमने 30 चिल्ड्रन का सर्वे किया. 30 चिल्ड्रन का सर्वे किया. मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग क्लास विथ 5 एंड क्लास इंटरवल 5 to 10 ऐसे करके बनाना है. तो 0 से 5 to शुरू करो. और ये अभी बच्चे सबसे ज़्यादा 15 तक जा रहे हैं, 17 भी है, 20 तक चले जाओ. तो शुरू करो 0 to 5. यस, 0 to 5 में कितने बच्चे हैं. जिन लोगों ने 0 to 5 आवर्स टीवी देखा, केवल 5 घंटे के अंदर जिन्होंने देखा, वो कितने बच्चे हैं, 10. जिन्होंने 5 to 10 आवर्स देखा है वीक में, वो कितने बच्चे हैं, 13. 10 to 15 आवर्स देखने वाले बच्चे कितने हैं, 5. और 15 to 20 कितने हैं, 2.
टोटल 30। चला देखो क्या है, ये क्या डेटा, इसको सेट करना। ये आपके पास रो डेटा है, रो डेटा को आपको टेबुलेशन करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ग्रुप बनाया। क्या किया आपने, ग्रुप बनाया, फिर टेबुलेट कर लिया। बहुत इजी कर लिया। 0 to 5, 15 to 20, ओनली टू चिल्ड्रन। 15 to 20 कहाँ है, 15 to 20 में आ रहा है, एक तो 15 आएगा, 17 आ रहा है, बस और कोई है ही नहीं। 15 to 20 में केवल 2 बच्चे। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स? आंसर इज 2। आंसर इज 2। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर वॉचिंग टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स आर 2, बिकॉज ये 15 से ऊपर के बच्चे केवल 2 है, हमारी टेबल में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल, क्लियर, बहुत ज़्यादा, बहुत इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो ये भी करेंगे। ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार बैटरीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। कंपनी बनाती है बैटरी और 40 बैटरीज का उन्होंने सर्वे किया कि कितना इसका लाइफ है। लाइफ दे रखी है ईयर्स में। कोई बैटरी तो है जल्दी ख़त्म हो जाती है, कोई बैटरी तो बहुत जल्दी 2.5 में भी ख़त्म हो रही है, 2.8 में भी हो रही है, सबसे ज़्यादा 4.6 भी चल रही है। अच्छा, तो ये अपनी बैटरी की लाइफ है। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास इंटरवल यूजिंग साइज 0.5। 0.5 की साइज का आप ज़रा चार्ट बनाइए, टेबल बनाइए बच्चों। लाइफ ऑफ बैटरीज इन ईयर्स लिखो, नंबर ऑफ बैटरीज लिखो, फिर स्टार्ट करो 2 से 2 to 2.5, जिसका लाइफ मिनिमम 2 और 2.5 के बीच वाले कितनी बैटरीज हैं, 2। 2.5 से 3 के बीच में कितनी बैटरी आई है, 6। जिनकी लाइफ 3 to 3.5 ईयर्स चली वो कितनी है, 14। 3.5 to 4, 11 बैटरीज। 4 साल से भी ज़्यादा चली है 4, और 4.5 साल से भी ज़्यादा चली है 4.5 ईयर्स से भी ज़्यादा चली है, वो है 3 बैटरी, टोटल बैटरी 4। तो मैंने ये चार्ट बनाया 0.5 के डिफरेंस पे, क्लास इंटरवल उस पे, क्लास साइज पे। ज़रा देख लें, जब अपने को बनाना होता है बच्चों, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले देख लो सबसे छोटा कौन है। यहाँ मेरे सबसे 2 को पकड़ा है मैंने, तो देख लो 2 से नीचे तो कोई नहीं है, तो स्टार्ट कर दो 2 to 2.5, फिर 0.5 0.5 आगे बढ़ते चले जाओ और 5 ईयर्स तक चले जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी लाइफ 4.6 भी है ना। तो 4.5 to 5.0 तक चले जाओ, ये चार्ट बन जाएगा। फिर बस हो गया काम। ये मेरा क्वेश्चन, सब कर लो। चलें आगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब तक हमने उसको टेबुलेट किया था, अब तक हमने उसका सारणी बनाया, टेबल बनाया। अब हम उसको ग्राफ फॉर्मेट में करने वाले हैं। कौन कौन से ग्राफ आपने पढ़े क्लास 8th में, पहले मुझे बताओ। आपने पढ़ा है बार चार्ट, पढ़ा है? आपने पढ़ा है पाई चार्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 8th क्लास में? आपने पढ़ा है हिस्टोग्राम, थोड़ा बहुत पढ़ा है। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसमें शायद नहीं था, तो इसमें आएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड नाउ देयर आर 3 टाइप्स वी आर गोइंग टू स्टडी: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ और ऑफ वेरिंग विड्थ। हिस्टोग्राम 2 तरह के पढ़ेंगे, एक तो यूनिफॉर्म विड्थ वाला पढ़ेंगे,
एक वेरिंग विड्थ वाला भी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सबसे पहले आ जाओ बार ग्राफ पे। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट दिस pictorial representation with equal spacing between them on one axis, that is x-axis। हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, यूजुअली बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, बार कौन सी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म विड्थ, पहला इक्वल स्पेसिंग है दोनों के बीच में, ऑन द एक्स एक्सिस डिपिक्टिंग द वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर शोन ऑन द अदर एक्सिस, मे बी वाई एक्सिस, the height of the bar depends upon the value of the variable। x एक्सिस पे तो क्या क्या वेरिएबल है वो लिखो, अभी अपन करेंगे एग्जांपल, क्वेश्चन भी करेंगे, और y एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, आ जाओ एग्जांपल नंबर 5 करेंगे, आ जाओ। In a particular section of class 9, 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कौन से महीने में किसका बर्थ हुआ है जरा आपने कैलकुलेट किया है। तो जनवरी में जिनका बर्थ हुआ है वो 3 स्टूडेंट्स, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 5 और जून में केवल 1 का, जुलाई में 2, 6 स्टूडेंट्स, अगस्त 3 स्टूडेंट्स, सितंबर 4 स्टूडेंट्स, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एक मैंने आपके सामने बार चार्ट बना रखा है, कोई बड़ी बात है क्या इसमें? आपकी क्लास के बच्चों का जरा बना लो। नीचे एक्स एक्सिस देखो, आप समझने की चीज क्या है, ये एक्स एक्सिस बच्चों, ये वाई एक्सिस है, क्लियर। वाई एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया, अपने हिसाब से केवल पार्टीशन किया है, बार खड़े किए, आपस में स्पेसिंग बराबर है और बार की विड्थ भी बराबर है, इसमें कोई स्केल या पैमाना नहीं है एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू है, तो वाई एक्सिस पे जो भी आपको स्केल रखना है रख लीजिए। अभी अपन सीखेंगे, यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस यहां लिख दीजिए मंथ्स ऑफ द बर्थ कर लेना, और फिर उसको अपन को बार चार्ट अपन ने बनाया। तो बार चार्ट से देखते मालूम चलेगा सर अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थडे आ रहा है, सर जून महीने में सबसे कम बच्चों का बर्थडे आ रहा है, तो हम चार्ट से मालूम चलता है। सो ऑब्जर्व द बार ग्राफ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, हम निकाल सकते हैं। तो 4 स्टूडेंट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, मैक्सिमम नंबर जो स्टूडेंट्स का बर्थ हो रहा है वो अगस्त में हो रहा है। अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। ए फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 इज प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ। अभी चार्ट वापस बनाएंगे, बार चार्ट। फैमिली का जो इनकम है वो 20,000 रुपीज है, खर्चा कैसे करते हैं, ग्रोसरी पे दे आर स्पेंडिंग 4,000 rupees, rent 5,000, education on children 5, medicine 2,000, fuel 2,000, entertainment 1,000, miscellaneous 1,000। चलो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ। We draw the bar graph, the following steps, the second column of the 1,000 rupees। क्या करेंगे, पहले तो उसको सीधे एक बार आ जाते हैं अपन, सीधे इधर बार चार्ट पे आ जाओ, सीधे बार चार्ट पे आओ। सबसे पहले एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस, वाई पे ले ली वैल्यूज, इसको अपने एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स 1 2 3 4 ऐसा कर दिया। सबसे पहले ग्रोसरी को लिया 4,000, एक इक्वल विड्थ का बनाया, फिर रेंट 5, एजुकेशन 5 बना दिया। सिंपल बार चार्ट बनाओ आप भी।
1 यूनिट इज़ 1000 बना दिया, आपने 1 से बना सकते हैं। आपकी इच्छा हो नहीं मैं तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज़ रखूँ या 500 रुपीज़ रखूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द ग्राफ। अपन स्केल जो वाई एक्सिस का कुछ भी रख सक रहे हैं। वाई एक्सिस का स्केल इन्होंने 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रखा है, वो अपन भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, ये अपनी सुविधा से होता है। एक दूसरे ग्राफ के बीच में अपन ने 1 यूनिट का स्पेस छोड़ा है, तो ये भी अपन ने कर दिया, तो ये बराबर का स्पेस छोड़ना है। 1 यूनिट के बराबर की मोटाई रखी है और 1 यूनिट का अपन ने गैप छोड़ दिया है। बार चार्ट में बराबर जो थिकनेस है वो सेम है और अंदर की जो इनकी जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। ये तो हुआ बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोग्राम। बार चार्ट में और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है पहले बताइए। बार चार्ट में तो आपको स्पेसिंग था, इक्वल स्पेसिंग था क्या? इक्वल स्पेसिंग था, विड्थ भी इक्वल था बार का। लेकिन हिस्टोग्राम में पहली बात तो यह है कि कंटिन्यूटी ऑफ डाटा होना चाहिए और कंटिन्यूटी ऑफ डाटा के हिसाब से कोई भी आपस में बार के बीच में गैप नहीं होगा। So this is the form of representation like the bar graph, but it is used for the continuous class intervals. किस लिए यूज करते हो? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल जब होगा ना, तब अपने को हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास टेबल है 30 to 30.5.5, ये मेरे पास वैल्यू आई, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बनाइए चार्ट। यहाँ पर क्या है, जो आपस में इनका वो क्लास साइज है ना, सब में वो सब में 5 है, सब में सेम है, सब में सेम है क्लास साइज। अभी आगे इसी में एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें क्लास साइज डिफरेंट होगी। तो 2 प्रकार के हिस्टोग्राम अपन पढ़ेंगे, पहला तो यूनिफॉर्म विड्थ वाला, एक वेरिंग विड्थ वाला। चलो तो यूनिफॉर्म विड्थ वाला बनाओ। ये बनाया हिस्टोग्राम। इसमें क्या किया, यहाँ भी स्केल पकड़ लिया, यहाँ 10-10 का, तो यहाँ ये किंक बनाया। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं किंक। और ब्रेक इन द एक्सिस, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यहाँ से अपन 0, यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 30 आ गया, तो बीच में कुछ अभी होना चाहिए, लेकिन अपने को वो स्पेस क्यों खराब करें जब अपनी फर्स्ट वैल्यू 30 से शुरू हो रही है। अपनी फर्स्ट वैल्यू 30 से शुरू हो रही है तो अपने ये ग्राफ में फालतू जाएगा ना खाली। तो हम क्या करेंगे, किंक बना देंगे। यहाँ शुरू किया 30 से, 5 की डिस्टेंस में मार्किंग कर लिया। यहाँ अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक वो स्केल बना दिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बना दिया। यहाँ मैंने लिख दिया वेट, ये एक्स एक्सिस, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ज़रा देखो, एक तरफ वेट आ गया, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर आ रहा है, 1 2 लेके 19 15 तक आ रहा है, तो 1 2 3 4 बना देता हूँ। एक 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। उधर मैंने बना दिया 1 यूनिट इक्वल टू 5, लिख लो आप, लिखना चाहो तो। We represent the weights on the horizontal axis on a suitable scale. We can choose the scale 1 centimeter is equal to 5 kg and also the first class interval starting from 30.5 and not 0. So we show it on the graph by making a kink or break on the x-axis. We represent the number of students frequency on the vertical axis on a suitable scale since the maximum frequency is 15. So we need to choose the scale to accommodate this maximum frequency. तो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट रख लिया। We now draw rectangles, rectangular bars of width equal to the class size and length according to the frequencies of the corresponding class interval. For example, the rectangle for the class 30 to 35.5 will be of the width 1 centimeter, length 4.5 centimeter. (30 to 30.5) 4.5 centimeter.
क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 आ रहा है। ये है हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? एक तो कंटिन्यूअस डाटा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपस में इनका गैप नहीं है। बार्स में पूरा एक सॉलिड स्पेस जैसा दिखता है, पूरा आपस में मिला हुआ है। ऑब्जर्व दैट सिंस there is no gap in between the consecutive rectangles, the resultant graph appears like a solid figure. So this is called a histogram, which is a graphical representation of a grouped frequency distribution with continuous classes. Continuous classes. Also, unlike a bar graph, the width of the bar plays a significant role in its construction. So, areas of the rectangle erect are proportional to the corresponding frequencies. However, since the width of the rectangle are all equal, the length of the rectangles are proportional to the frequencies. That is why we draw the length according to above. अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें वेरिएबल उसका जो है ना वो क्लास साइज वेरिंग है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7। क्लास साइज चेंज होगा 0 to 20 20, 20 to 30 10 का गैप है, ये 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 10 का, और ये 30 का गैप है। ओके, अब क्या हो रहा है? क्लास विड्थ बदल रही है। तो क्लास विड्थ बदल रही है तो क्या करेंगे? अब हिस्टोग्राम बनाना, बस यही सीखना है। क्लास विड्थ बदल रही है तो हिस्टोग्राम कैसे बनाना, बस ये सीखेंगे। चलो पहले क्वेश्चन समझेंगे, आ जाओ। A teacher wanted to analyze the performance of 2 sections of the students in a mathematics test of 100 marks. Looking at the performance, she found that a few students got under 20 and few got 70 marks and above. So she decided to group them into intervals of varying size 0 to 20, 20 to 30 or 30 and 70 and above. अभी उसने ग्रुपिंग बना दिया। 0 to 20 का एक ग्रुप है और 70 से अबोव का एक ग्रुप है। ठीक है बच्चों, अब को कह रहा है कि बनाओ हिस्टोग्राम। अब कह रहा है बनाओ हिस्टोग्राम। तो बच्चों ने तो कहा ठीक है मैडम, अभी बनाते हैं। सबसे पहले एक बच्चे ने 0 से 20 लिया, या पहले स्केल बना लिया 10-10 का, यहाँ आगे स्केल बना लिया 0 2 4 6 8 करके कर लिया, 1 सेंटीमीटर को 2 मान लिया। अब आपके सामने बच्चे हैं 7, तो बच्चे ने फटाक से 0 to 7 पे मार्क किया। बच्चे ने क्या किया? 7 पे मार्क किया और लाइन बना दी। ठीक है, फिर दूसरे ने उसका 20 to 30 का क्या किया? 10 बच्चे हैं तो 20 to 30 एक लाइन बनाया, 10 पे निशान मारा और ये चार्ट बना दिया। सिमिलरली जब 70 पे पहुंचा तो 8 बच्चे थे ना, तो उसने 8 पे मार्किंग की और ये बना दिया। तो बच्चे, मैडम ने कहा यस, बच्चों ने कहा यस मैडम, वी हैव प्रिपेयर्ड ए हिस्टोग्राम, प्लीज चेक। क्या कहा बच्चों ने? कि दे हैव प्रिपेयर्ड ए हिस्टोग्राम। मैडम ने कहा आपका जो हिस्टोग्राम है वो सही नहीं है। क्या गलती है उसमें? बिकॉज यहां पर देखो 0 to 20 का गैप है, यहां 30 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी में 10 आ रहा है, तो क्या है? गलती है। केयरफुली एग्जामिन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। No, the graph is giving the misleading picture. So as we have mentioned earlier, the areas of the rectangle are proportional to the frequencies in a histogram. So because of the width of the rectangles are equal, but here since the width of the rectangles are varying, the histogram above does not give a correct picture. ये गड़बड़ हो गया। तो फिर क्या करेंगे? अब मामला आता है, अब हिस्टोग्राम की बात आती है सही वाला। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट ए क्लास इंटरवल विद ए मिनिमम क्लास साइज।
मिनिमम क्लास साइज क्या है 10. The length of the rectangles are then modified to be proportionate to the class size 10. अगर आपने बाकी को क्लास साइज 10 को आधार माना है तो बाकी को भी प्रोपोर्शनेट करो. कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 to 20, फ्रीक्वेंसी 7, विड्थ ऑफ क्लास 20, तो 7/20 इंटू 10. तो अगर मान लिया ये अगर 20 नहीं होता और अगर विड्थ जो है वो 10 के इंटरवल में मैम बनाती 0 to 10 और 10 to 20, तो क्या क्या आता? तो आपकी फ्रीक्वेंसी आती 3.5. फ्रीक्वेंसी आती 3.5. अपन ने क्या किया? इसको प्रोपोर्शनेट किया. करते कैसे करते मालूम है ना? कि इफ इट इज 7/20 इंटू 10, अगर 20 पे है 7 तो 1 पर होगा, 7/20 तो 10 पे होगा. निकालो जैसे कैसे निकालते हैं. इफ इट इज 20 width then the value of the frequency is 7. If it is 1, यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ मैं, 7/20. If it is the width size is class width is 10, the rectangular size will be 7/20 into 10 according to 10. जो अपन ने मिनिमम सेट किया हुआ उसके प्रोपोर्शनेट बनाना है. बस ये सीखने वाली बात है. तो यहां तो मैंने कर दिया. 20 वाला जो था उसको आधा हो गया, जिसमें केवल 10 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम आया. लेकिन यहां पर जो है ना क्लास विड्थ आई है 30, तो अपन क्या करेंगे? 8/30 इंटू 10, ये मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया 2.67. तो ये हिस्टोग्राम जब बनेगा ना तो ऐसा बनेगा. ये सही हिस्टोग्राम बना है. बाकी सब में कोई चेंज नहीं. जिनका विड्थ 10 था उसमें कोई चेंज नहीं है, केवल इनमें चेंज आया है. केवल जिनकी क्लास विड्थ अलग थी उसको अपन ने प्रोपोर्शनेट किया है. तो पहले बच्चे ने इसको 7 पे मार्क कर दिया था, वो 3.5 पे मार्क करना है. पहले बच्चे ने इसको 8 पे मार्क कर दिया था, ये 2.67 पे मार्क करना है. बना दिया हिस्टोग्राम. सही है, देख लो. पहले वाला भी देख लो. ये पहले वाला हिस्टोग्राम, और ये किया इसको प्रोपोर्शनेट, और ये बनाया नया हिस्टोग्राम. और मैंने भी बनाया, आप भी बनाओ. एग्जाम्पल नंबर 7 करो, बनाओ. ज़रा क्वेश्चन करेंगे. अच्छा, अपने आप प्रैक्टिस होगी. बनाओ, सभी करो बच्चे. एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करो. करोगे तो समझ में आएगा. करो. सबसे पहले टेबल बनाओ. फिर उसके बाद ये टेबल बनाओ. लिखो पहले मार्क्स, फिर लिखो फ्रीक्वेंसी, फिर लिखो विड्थ ऑफ क्लास. लिखो. फिर लिखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. फिर इसको यहाँ लिखो 7/20 इंटू 10 है, जिसका क्लास है. यहाँ भी लिख सकते हो आप चाहो तो 10/10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10. लिखना चाहो तो लिख दो. यहाँ लिखना आप था 8/30 इंटू 10. मैंने क्या किया, बाकी सब सेम थे ना, मतलब विड्थ क्लास विड्थ सेम थी, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा चेंज नहीं किया इन चारों को. चलो बनाओ. उसके बाद बनाओ हिस्टोग्राम. सबसे पहले यहाँ लिखो मार्क्स, यहाँ लिखो एक्स एक्सिस, वहाँ वाई एक्सिस. फिर मार्किंग करो 0, 10. बनाओ ग्राफ 0, 10, 20, 1 सेंटीमीटर बनाते जाओ. फिर इधर बनाओ 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 पकड़े, 2, 4, 6, 8 बनाओ. उसके बाद 0 to 20 मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है 3.5. तो 3.5 पे मार्क करो और 0 to 20 का एक चार्ट बनाओ. फिर 10 के बनाओ. फिर उसके बाद 70 to 100 वाला बनाओ, 2.67. यहाँ लिखो स्टूडेंट्स पर
स्टूडेंट्स पर 100 मार्क्स इंटरवल लिखो, स्टूडेंट्स पर 100 मार्क्स इंटरवल बनाओ सब बच्चे, प्रैक्टिकल करोगे तो अभी मजा आएगा। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट लिखो, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 100 मार्क्स, प्रोपोर्शन लिखना जरूरी है, प्रोपोर्शन अनुपात, समानुपात। तो ये मैंने आपको अभी एक छोटा सा बढ़िया चीज सिखाई, उसका नाम था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, कंटिन्यूअस डाटा होना चाहिए, एक सॉलिड जैसा दिखता है, बार चार्ट से थोड़ा अलग है। बार चार्ट में तो इक्वल स्पेसिंग थी, इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है, सारा जॉइंट है। और रेक्टेंगल जो है वो क्लास विड्थ के प्रोपोर्शनेट है। आ गया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में और प्रैक्टिस होगी, लेकिन बनाओ ना। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये भी। जितने अपने आप में अभी हिस्टोग्राम बनाया था उन सब का पहले मिड पॉइंट ले लो। अभी अभी अपने हिस्टोग्राम बनाया था उसका मिड पॉइंट ले लो और एक पीछे की तरफ चले जाओ, एक आगे की तरफ चले जाओ। आगे वाला इंटरवल और पीछे वाले इंटरवल का जहां पे 0 आ रहा है वहां पर भी एक एक पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट, और बना दो ग्राफ। ये मेरा ग्राफ है, दिस 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 दिस, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या जरा लिखो, पढ़ते हैं, आ जाओ। Let us join the midpoint of the upper sides of the adjacent rectangles of the histogram by means of a segment. To complete the polygon, we assume that there is a class interval with frequency 0 before 30.5 to 35.5 and after 55.5 and 60.5, and their midpoints are A and H. So A, B, C, D, E, F, G, H is the frequency polygon corresponding to the data shown. ये मेरा A, B, C, D, E, F, G, H is our frequency polygon. क्या किया? केवल जो वर्टिकल बार्स थे उसको ग्राफ के फॉर्मेट में ले लिया, बस इतना सा है। Although there exists no class preceding in the lowest and the no class succeeding in the highest class, addition to the two class intervals with 0 frequency enables us to make the area of the frequency polygon the same as the area of the histogram. ये ऐसा कह रहा है कि अपन ने जो इसको पूरा किया ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इससे पूरा हो गया, पॉलीगन बन गया। पॉलीगन बन गया तो इसका जो एरिया है ना और वो हिस्टोग्राम का एरिया सेम है। वो ट्राइंगल बन रहे हैं बहुत सारे, वो रेक्टेंगल बन रहे हैं, अगर निकालेंगे तो सेम आएगा। तो इसलिए अपन ने एक पॉइंट इधर लिया, एक पॉइंट उधर लिया। चलो करेंगे प्रैक्टिकल, चिंता मत करो, चिंता मत करो कुछ भी। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, 9 करेंगे, अभी सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। एग्जाम्पल नंबर 8, कंसिडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। आ जाइए, यस, 0 to 10 सारे ग्रुप सेम है, ओके। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 51। क्या करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। सबसे पहले बना दें हिस्टोग्राम, बना दें हिस्टोग्राम, बनाओ 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 एक बार, फिर मैं बना रहा हूं, देखो पहले बुक में देख लो। 0 to 10 कितने बच्चे हैं बच्चों? 5। तो एक ब्लॉक बनाया 0 to 10, फिर 10 to 20 सारे बना दिए। फिर क्या किया? एक पीछे भी ले लिया, 0 से क्या किया? यहां पर एक हमने नंबर एक और ले लिया, 0 to -10 जो है नहीं प्रीसीडिंग, और एक आगे ले लिया 100 to 105, नहीं 100 to 110, सॉरी 100 to 110, 10 का इंटरवल लेना है ना। तो यहां का इसका मिड पॉइंट हो गया -0.5 और इसका मिड पॉइंट हो गया 100.5।
आगे का 0, ये आ गया मेरा 100.5, ये आ गया मेरा 100.5, ये आ गया मेरा -5। चलो बनाते हैं, आ जाओ मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 8, ये बनाया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आ जाओ, देखो कितना बढ़िया बनाया। देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बनाओ मेरे साथ। 0 to 10, इसका मिड पॉइंट, इसके पहले यह -10, ये मिड पॉइंट -5, और एक मिड पॉइंट तो मैं बताना भूल गया, 105। इसको भी जरा मिला लो, इस पॉइंट को मिला लो बच्चों। ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सबके पॉइंट्स बना दो जरा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जरा नाम लिख दो इसका, इसको कर दीजिए आप A B C D E F G H I J K L। आया मजा? ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या किया था? हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट ले लिए और एक पॉइंट पीछे गए और एक पॉइंट आगे गए, ताकि वो एक्सिस पे 0 0 पे जाके भी मिल जाए, तो पूरा जो पॉलीगन पूरा बन जाए, अधूरा नहीं बने। ये मेरा क्या बना? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जरा देखो, यही है क्या बुक में भी? यस, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना। हिस्टोग्राम सीखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीखा। अब थोड़ा एक पॉइंट और आगे चलते हैं। अब मान लिया, ये कह रहे हैं कि मान लिया हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए? तो आप कहोगे सर हिस्टोग्राम तो बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ मिड पॉइंट तो लेना है आपको, तो फिर मिड पॉइंट वैसे ही निकाल लेते हैं, हिस्टोग्राम बनाने की क्या जरूरत है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम्स। उसके लिए हम क्या करेंगे? वी रिक्वायर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल यूज्ड इन द डेटा। सो दिस मिड पॉइंट इन द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड क्लास मार्क्स। एक नई चीज आ गई है, एक नई चीज एंट्री कर गई है, और उसका नाम है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह। होता क्या है? कुछ भी नहीं, मिड पॉइंट। क्या होता है? क्लास साइज का मिड पॉइंट। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लास मार्क उसको बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर वाला अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। मान लिया यहां निकालना इसका क्लास मार्क, तो 140 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा बच्चों? 145 मिड पॉइंट। इसका निकालना है तो कैसे निकालोगे? 160 प्लस 170 डिवाइड बाई 2 165। सिंपल। इसको क्या कहते हैं? क्लास मार्क। ओके, क्लियर? बहुत इजी है ना? फॉर्मूला कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन बड़ा कुछ भी नहीं है, याद करने का ऐसा टेंशन नहीं है। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, ये मेरा क्लास मार्क हो गया। चलो तो बना देते हैं। दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लास मार्क, मिड पॉइंट, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी। चलो बनाओ चार्ट, आ जाओ मेरे साथ। चलो बच्चों, वेरी गुड। ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, एग्जाम्पल नंबर 9। चलो आ जाओ मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 9 सभी करेंगे। एक वापस से चार्ट बनाएंगे, क्लासेस, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी पहले जैसी है। फिर क्या करेंगे? फिर जरा एक एक्स एक्सिस के ऊपर वापस से ड्रॉ करें। यहां किंक बनाया, देखो देखो किंक बनाया। यहां पॉइंट स्टार्ट किया 135 से, वैसे मेरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा 145 से।
मेरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है 145 से, लेकिन मैं एक क्लास मार्क पीछे जाऊंगा और एक क्लास मार्क आगे भी जाऊंगा। तो 135 पे 0, उसके बाद 145, 145 पे 5, बिल्कुल सही। 155 पे बताओ क्या आ रहा है, 10, बिल्कुल सही है, 10 आ रहा है। हाँ, 155 पे 10 आ रहा है, बना दिया चार्ट, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। सभी बच्चों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया क्या? कॉस्ट ऑफ लिविंग, नंबर ऑफ वीक्स, जरा सब लिखो, ए बी सी डी मार्किंग करो। हाँ चलो चलो देखो, ये बनाया मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सभी बच्चे ड्रॉ करेंगे। और आज मैंने एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल को आपके साथ सॉल्व किया है, बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से समझाया है। आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, ऐसा नहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्या होता है, नो नो कंफ्यूजन। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। वी विल डू ऑल क्वेश्चंस। हम उसमें बार चार्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, हिस्टोग्राम वाले भी आएंगे, वेरिंग विड्थ वाले भी आएंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आएंगे। लेकिन आप लोग क्या करोगे, पहले एग्जाम्पल सब कर लो, उसके बाद जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो ना करना, ठीक है। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल डू ऑल द 9 क्वेश्चन विथ यू, ओके। तैयार होके आना, ओके।